आइए अब समझते हैं मंत्रियों के उत्तरदायित्व किस प्रकार से हैं। तो मंत्रियों के उत्तरदायित्व में सबसे पहले तो आता है सामूहिक उत्तरदायित्व, दूसरा आता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, यानी मंत्रियों के सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होंगे, मंत्रियों के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किस प्रकार से हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मंत्रियों के जो सामूहिक उत्तरदायित्व है इसमें सबसे पहला पॉइंट तो आप यही लिख सकते हैं, यानी मंत्री पूरी की पूरी मंत्री परिषद, यानी आप लिख सकते हैं, इसमें लिख लीजिए मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति क्या होगी, उत्तरदायी होगी सामूहिक रूप से, यानी कि पूरी की पूरी मंत्री परिषद का ये कर्तव्य होगा कि अपने कार्यों के प्रति, अपनी ड्यूटीज के प्रति, विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या हो, उत्तरदायित्व हो या उत्तरदायी हो। इसके बाद दूसरा बात करें तो पूरी की पूरी मंत्री परिषद एक टीम की तरह कार्य करेगी, ठीक है, टीम की तरह। कोई भी पूरी की पूरी मंत्री परिषद का ये व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा कि टीम की तरह कार्य करे, यही उनके सामूहिक उत्तरदायित्व को दर्शाती है। इससे अगला पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट होगा आपका कि मंत्री परिषद के द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय पूरी की पूरी मंत्री परिषद या मंत्रियों के लिए क्या होगा, बाध्य होगा, ठीक है। यानी कोई भी मंत्री परिषद के द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय के खिलाफ वोट नहीं कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता भी है तो उस व्यक्ति को, उस मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, यानी मंत्री परिषद या विधानमंडल का सदस्य वो नहीं रहेगा। अगर वो मंत्री परिषद के विरुद्ध जाता है, मंत्री परिषद के विरुद्ध कोई भाषण देता है, उसकी बैठकों में जानबूझकर हिस्सा नहीं लेता है, या मंत्री परिषद का कोई भी ऐसा बिल आता है उसमें अपनी सहमति नहीं देता है, ठीक है। इसके बाद बात करें व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की, तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में सबसे पहला तो यही है कि कोई भी व्यक्ति का जो कार्यकाल है, मंत्री या किसी भी मंत्री का जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं है, यानी वो राज्यपाल की इच्छा पर, यानी कोई भी व्यक्ति कब तक मंत्री बना रह सकता है, राज्यपाल की इच्छा पर। दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें कि दूसरा पॉइंट व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किस प्रकार से हो सकता है, इसके बाद में दूसरा पॉइंट होगा कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को कभी भी उसके पद से हटा सकता है, चाहे उस पार्टी का बहुमत उस समय लोकसभा नहीं, राज्य के विधानसभा में विश्वास मत में क्यों ना हो, यानी विश्वास मत प्राप्त होने पर भी पद से हटाना, यानी अगर विश्वास मत प्राप्त है तो भी राज्यपाल की ये पावर है कि वो व्यक्ति को, जो मंत्री है, सिंगल व्यक्ति को उसके पद से हटा सकता है या बर्खास्त कर सकता है। परंतु राज्यपाल ऐसा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि राज्यपाल को बाध्य किया गया है, यानी राज्यपाल को जब तक मुख्यमंत्री सिफारिश ना कर दे, राज्यपाल को जब तक मुख्यमंत्री किसी भी मंत्री को लेकर सिफारिश ना कर दे, तब तक राज्यपाल किसी भी मंत्री को उसके पद से नहीं हटा सकता है। समझ रहे हैं? तो ये तो था व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। बिल्कुल एक एक पॉइंट आप समझ लीजिएगा, एग्जाम में कहां से क्या आ जाए कुछ पता नहीं रहता है। अगर आज आप इस चीज को अच्छे से समझ लेंगे ना, तो समझ लीजिए आपका इस चैप्टर से अगर एक क्वेश्चन आ गया कैसे भी तरीके का, तो आप कर लेंगे बहुत आराम से। चाहे एग्जाम किसी लेवल का हो, पीछे इस लेवल तक का एग्जाम होगा ना, तो भी आप अटेंड कर पाएंगे इस चैप्टर से इन क्वेश्चंस को। इसके बाद बात करें, एक उत्तरदायित्व और होता है,
वो होता है विधिक उत्तरदायित्व यानी कानूनी उत्तरदायित्व। इसके बारे में लिखिए कि भारत में चाहे केंद्रीय स्तर पर चाहे राज्य स्तर पर किसी भी मंत्री का कोई भी कानूनी या विधिक उत्तरदायित्व नहीं होता है। समझ रहे हैं क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब राज्य के विधानमंडल में या विधानसभा में या संसद में कोई भी प्रस्ताव पेश किया जाता है, जो बिल पेश किया जाता है और फाइनली वो जब एक्ट बनता है, तो एक्ट किसके द्वारा बनता है? वो राष्ट्रपति साइन करते हैं और मोहर लगाते हैं। ऐसे राज्य में राज्यपाल मोहर लगाते हैं और साइन करते हैं। तो अगर वो कानून किसी भी तरीके से राज्य के नागरिकों के अधिकारों को छीनता है या पहले से ही किसी कानून पर कोई कानून बना हुआ है उस कानून का उल्लंघन करता है, तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारे हाई कोर्ट है, उसके पास में न्यायिक समीक्षा का क्या है? अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्या करेंगे? अगर लगता है को ऐसा कुछ प्रक्रिया या प्रतिक्रिया हो रही है तो वो न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं उस कानून पे, और अगर वो कानून किसी तरीके से अवैध है तो उसको अवैध घोषित कर दिया जाएगा। तो इसमें किसी भी मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को उस कानून से संबंधित जवाबदेह या जवाबदारी नहीं माना जाएगा और ना ही वो भारत के किसी भी न्यायालय में उस कानून से संबंधित जिम्मेदार होगा कि भाई ये कानून क्यों बना, किस लिए बना। ठीक है, तो यहाँ भारत में संसदीय व्यवस्था में किसी भी मंत्री का कोई भी व्यक्तिगत या सामूहिक विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, आइए अब समझते हैं मंत्री परिषद का गठन। तो मंत्री परिषद का गठन किस प्रकार से होता है उससे पहले हम समझेंगे भारत में संसदीय व्यवस्था। देखिए, हम इससे पहली जो वीडियो बनी है हमारा, जो केंद्र सरकार में है, वहाँ पर हम संसदीय व्यवस्था समझ चुके हैं, परंतु ये राज्य सरकार से संबंधित है। तो एक बार फिर से आपको संसदीय व्यवस्था समझा देते हैं शॉर्ट में कि भारत में जो भारतीय संविधान है, तो केंद्र के समान राज्य में भी संसदीय व्यवस्था का आधार किया गया, यानी उपचार किया गया या उपबंध किया गया है। तो जिस तरीके से केंद्र में संसदीय व्यवस्था का निर्माण किया गया है, उसी तरीके से राज्य में भी संसदीय व्यवस्था का निर्माण किया गया है। यानी राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का वास्तविक कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? मंत्री परिषद होता है। और मंत्री परिषद का कौन होता है? मुखिया, यानी मुख्यमंत्री। राज्य में मंत्री परिषद का मुख्यमंत्री होता है, यानी राज्य के राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का कार्यकारी अधिकारी कौन होगा? मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री होगा। राज्य में मंत्री परिषद के जो कार्य हैं बिल्कुल हूबहू, बिल्कुल सेम टू सेम केंद्र के मंत्री परिषद की तरह ही एकदम हमें देखने को मिलते हैं, कोई भी डिफरेंस हमें नहीं मिल पाता है। तो ये है मंत्री परिषद का जो संसदीय व्यवस्था के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको समझने बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। आप लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि केंद्र की मंत्री परिषद है उसका अलग होगा क्योंकि तो पूरे भारत में है, राज्य के अलग होगा। नहीं, वो बड़े लेवल पे कार्य करती है, छोटे लेवल पे कार्य करती है, पर कार्य दोनों का सेम है। जिस तरीके से मैथमेटिक्स में दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल जाती है, एक लाइन बहुत बड़ी एक लाइन छोटी होती है, पर क्या दोनों एक दूसरे के समानांतर है, पैरेलल है। वही काम होता है हमारा केंद्र की मंत्री परिषद और राज्य की मंत्री परिषद के बीच। बात करें कि मंत्री परिषद के गठन की, तो मंत्री परिषद के गठन में सबसे पहला बिल्कुल केंद्र की तरह ही मंत्रियों को 3 भागों में बांटा गया है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। एक तो होते हैं कैबिनेट, यानी राज्य के अंदर ही जो कैबिनेट होते हैं। एक होते हैं राज्य मंत्री, जिनके पास में स्वतंत्र प्रभार रहता है, यानी वो कैबिनेट के प्रति उनकी कोई ड्यूटी नहीं होती है। उनके जो विभाग होते हैं उसके प्रति वो खुद जिम्मेदार होते हैं। इसके बाद होते हैं उपमंत्री, जो कैबिनेट के साथ साथ उनकी प्रशासनिक नीतियों का क्या करते हैं? संचालन करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कैबिनेट मंत्री, तो मैंने आपको बताया मुख्यमंत्री जो होते हैं वो कुछ व्यक्तियों को कैबिनेट में शामिल कर लेते हैं, और कुछ विभाग ऐसे होते हैं सरकार के पास में जो कैबिनेट के पास में ही होने चाहिए। जैसे गृह विभाग, यानी गृह मंत्री कौन होगा? वो कैबिनेट मंत्री होगा और ये कैबिनेट में ही शामिल होगा। दूसरा वित्त मंत्री, यानी वित्त विभाग। तीसरा शिक्षा मंत्री, यानी शिक्षा विभाग। और चौथा कृषि मंत्री, यानी कृषि विभाग।
ये 4 जो विभाग मैंने आपको दिखाए हैं इनसे अलग भी हो सकते हैं, यानी ये मेन विभाग तो ऐसे हैं कि ये कैबिनेट के अंदर होंगे, यानी इन विभागों को संभालने वाला जो व्यक्ति होगा वो कैबिनेट मंत्री बनेगा। इसके बाद बात करें राज्य मंत्री की, तो राज्य मंत्री जो होता है वो क्या होता है, स्वतंत्र प्रभार वाला होता है। समझ रहे हैं, स्वतंत्र प्रभार यानी इसके अंडर में जो भी विभाग होगा उसकी जिम्मेदारी राज्य मंत्री की होगी और वो डायरेक्ट या किसी भी रूप से कैबिनेट के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। समझ रहे हैं। इसके बाद बात करें उपमंत्री की, तो उपमंत्री जो होता है कैबिनेट मंत्रियों के साथ राजनीतिक व प्रशासनिक कार्यों में मदद करता है। उपमंत्री का कार्य सिर्फ इतना है, वो कैबिनेट के साथ रहता है, अटैच में रहता है, सबऑर्डिनेट रहता है और कैबिनेट के द्वारा कोई भी किया गया राजनीतिक व प्रशासनिक कार्य उनमें क्या करता है, वो मदद करता है। तो ये है आपके कैबिनेट, राज्य मंत्री और उपमंत्री। मंत्री परिषद का गठन का जो आकार है, चाहे राज्य में चाहे केंद्र में, इन 3 रूपों में ही हमें देखने को मिल जाता है। अब हम समझेंगे कुछ आर्टिकल्स। याद करिए वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ आर्टिकल्स बताए थे, किस आर्टिकल में क्या बातें बताई गई है और कितना बताया गया है, आपके एग्जाम के हिसाब से हम समझते हैं और फिर वीडियो का एंड करते हैं। आइए अंत में समझते हैं हम हमारे जो मंत्री परिषद है इससे संबंधित कुछ आर्टिकल्स हैं और इन्हीं आर्टिकल को लेके क्वेश्चन बनते हैं और इन्हीं आर्टिकल को आप समझ लीजिए आपका आज 1 नंबर तो पक्का हो जाना है मेरी ओर से क्या आपकी ओर से भी, ठीक है। तो सबसे पहले आर्टिकल 163 यानी अनुच्छेद 163 क्या बोलता है। अनुच्छेद 163 सीधी भाषा में एक बात बोलता है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य के अंदर मंत्री परिषद होगी, ठीक है। मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया कौन होगा, सीएम यानी मुख्यमंत्री। राज्य के अंदर राज्यपाल को किसी भी संवैधानिक रूप से, प्रशासनिक रूप से या राजनीतिक रूप से सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और राज्यपाल उस मंत्री परिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा और जिसका मुखिया कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। 163 में इतना ही है। दूसरा अनुच्छेद 164 यानी 164 आर्टिकल क्या बोलता है, यानी जो राज्य की मंत्री परिषद होगी उसकी नियुक्ति, उसके वेतन, भत्ते, शपथ, कार्य, इन सभी का जो विवरण हमें देखने को मिलता है, कहां पर मिलता है, आर्टिकल 164 में, आर्टिकल 164 अनुच्छेद 164 में मिलता है। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, मंत्रियों का वेतन कौन निर्धारित करता है, मंत्रियों के भत्ते कौन निर्धारित करता है, मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है, मंत्रियों के कार्य कौन कौन से होते हैं, ये सारी बातें कहाँ लिखी गई है, आर्टिकल 164 में लिखी गई है। इसके बाद आर्टिकल 166, आर्टिकल 166 क्या बताता है, आर्टिकल 166 बताता है कि राज्य में राज्यपाल के द्वारा, किसी भी राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया गया कार्यवाही का संचालन, समझ रहे हैं, क्या लिख सकते हैं आप, गवर्नर के द्वारा कार्यवाही का संचालन। अंडरस्टैंड कर लीजिएगा थोड़ी सी यहां पर भाषा को मेरी। किसी भी राज्य के राज्यपाल के द्वारा राज्य के विधानमंडल में जो कार्यवाही का संचालन किया जाता है, कार्यवाही का संचालन यानी जो कैग होते हैं उसकी वार्षिक रिपोर्ट को विधानमंडल के पटल पर पेश करना, इसके बाद में जो विधेयक होते हैं उनको अपनी सहमति देना, या प्रत्येक वर्ष के स्टार्टिंग में जब बजट का वर्ष होता है, बजट का सेशन होता है, तो उस समय भाषण देना। तो ये सारे कार्य राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, या मंत्रियों की नियुक्ति करना वगैरह। नियुक्ति तो आपका 164 में आ जाता है। कार्यवाही का संचालन है तो कार्यवाही का संचालन सारा इसके अंदर आता है। इसके बाद बात करें आर्टिकल 167 क्या बोलता है, जो सीएम होता है हमारा, मुख्यमंत्री होता है, उसके कर्तव्य, यानी जो हमारा सीएम होगा, मुख्यमंत्री होगा, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री, उसके कर्तव्य क्या क्या होते हैं। तो पहला कर्तव्य तो यही होता है कि वो राज्य सरकार का प्रवक्ता होता है। दूसरा, मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच में क्या होता है, संवाद की मुख्य कड़ी होता है। तीसरा कार्य क्या होता है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल को सलाह दे सकते हैं कि किस व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करना है, समझ रहे हैं, या
किस व्यक्ति को उसके पद से हटाना है या इस्तीफा लेना है, ये सारे कार्य किसके होंगे? मुख्यमंत्री के होंगे। या मंत्री परिषद के साथ मिलकर राज्य में जो कुछ अहम फैसले लेने होते हैं वो सारे कार्य या पावर किसके पास होती है, कर्तव्य किसको होते हैं? मुख्यमंत्री को होते हैं। इसके बाद बात करें अंत में, अनुच्छेद 177 177 आर्टिकल क्या बोलता है? तो 177 आर्टिकल बोलता है दोनों सदन, विधानमंडल के दोनों सदन यानी राज्य की विधानसभा और राज्य की विधान परिषद, राज्य के विधान परिषद और राज्य के विधानसभा के जो अधिकार होंगे वो क्या क्या होंगे, और उनके जो मंत्री होंगे उनके अधिकार किस तरीके से होंगे। तो अधिकारों को निश्चित करना, घटाना या बढ़ाना किसके हाथ में होता है? अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि राज्यों के मंत्रियों के अधिकार को कम करना या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद या विधानमंडल या विधानसभा, तो किसके साथ में? विधानमंडल के पास में। विधानमंडल जब चाहे किसी भी मंत्री के अधिकार को कम कर सकती है, ज़्यादा कर सकती है या सीमित कर सकती है। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स थे राज्य की विधानमंडल में यानी मंत्री परिषद के संबंधित जितने भी शक्तियां, कार्य या नियुक्ति या ऐसे कुछ भी ऐसे उत्तरदायित्व जो मंत्री परिषद से संबंधित या उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उनमें इन आर्टिकल्स को या जो मैंने आपको पहले पॉइंट्स बताए हैं उनसे संबंधित सभी बातें एकदम क्लियर हो जाती है। तो अगर अब से आपके पास में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा मंत्री परिषद से संबंधित, तो मेरा दावा है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे, बशर्ते आपने ये वीडियो अच्छे से देखी हो और इस वीडियो में मेरे द्वारा बोला गया एक एक बोल को आपने नोट किया हो। धन्यवाद।